सो हे मेरे इलेक्ट्रॉन्स, आज है हमारा डे 20 फॉर द 21 डेज 21 कॉन्सेप्ट। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रेक्टिफायर, पीएन जंक्शन डायोड एज रेक्टिफायर, जो कि बहुत ज़्यादा दिलचस्प और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के पर्सपेक्टिव से और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के भी पर्सपेक्टिव से। तो हमें इस वीडियो में इस कॉन्सेप्ट को समझ लेना है और कैसे हम इससे रिलेटेड टर्म्स को इजीली समझ सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। अपने पास बेसिकली जो टर्म्स है अपने पास, सो जंक्शन डायोड एज अ रेक्टिफायर, सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है कि रेक्टिफायर का मतलब होता क्या है एक्चुअल में। सो रेक्टिफायर का मतलब होता है कि जो पल्सेटिंग एसी को डीसी में कन्वर्ट करे उसे क्या बोलते हैं हम, रेक्टिफायर बोलते हैं। तो इसके हिसाब से क्या है, अ रेक्टिफायर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस दैट कन्वर्ट्स अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट। सो हमारे पास दो टाइप के रेक्टिफायर्स है, एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर और एक होता है फुल वेव रेक्टिफायर। सो सबसे पहला टॉपिक हमारे पास हाफ वेव रेक्टिफायर। अब हाफ वेव रेक्टिफायर में बेटा जो टर्म्स हैं उसका नाम ही आप समझ रहे हो कि हाफ, मतलब जो रेक्टिफिकेशन होगा यहाँ पे वो क्या होगा, आधा ही होगा। ठीक है, जब रेक्टिफिकेशन आधा ही होगा तो हम इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर बोलते हैं। बेसिकली हम यहाँ पे अपने सर्किट डायग्राम में अगर देखें तो हमारे पास क्या है, सप्लाई वोल्टेज दिया है। जो कौन सा सप्लाई वोल्टेज दिया हुआ है, अल्टरनेटिंग सप्लाई वोल्टेज है। ठीक है, अब यहाँ पे ये कुछ जाना पहचाना सा नजर आ रहा है जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मर है। ये क्या है अपना, ट्रांसफॉर्मर है। अब ट्रांसफॉर्मर में मैंने आपको बताया था कि स्टेप अप स्टेप डाउन होता है। तो बेसिकली हमारे पास जो सेमीकंडक्टर डायोड या डिवाइसेस होते हैं उनका जो कैपेसिटी होता है 5 to 7 वोल्ट के बीच में होता है, मतलब उनकी जो वोल्टेज कैपेसिटी बहुत कम है। और जो हमारे घर पे या अलग अलग जगह पे जो भी सप्लाई वोल्टेज हो बहुत ज़्यादा, अगर मैं हमारे घर की बात करूं तो उसमें 220 वोल्ट का सप्लाई आता है, लेकिन जो डायोड की कैपेसिटी है वो 5 to 7 वोल्ट की ही है। सो उससे ज़्यादा अगर मिलेगा उसको सप्लाई वोल्टेज, सो क्या डायोड जल जाएगा, बिल्कुल डायोड जल के क्या हो जाएगा, राख हो जाएगा। रीज़न यह है कि सप्लाई वोल्टेज ज्यादा हो गया, चाहिए 5 to 7 के बीच में, बट हम उसको 240 कहते हैं, दैट मींस कैपेसिटी के बियॉन्ड उसको मिल रहा है। सो वहीं पे हमारा सर्किट क्या हो जाएगा, जल जाएगा और हमारा पूरा का पूरा जो प्रोसेस है क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इतना क्लियर है। सो हमारे पास यहाँ जो ट्रांसफॉर्मर है बेटा वो कौन से कंडीशन में आएगा, ये होगा स्टेप डाउन, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होगा। क्यों, मैंने बताया क्योंकि सप्लाई वोल्टेज कितना आएगा, 220 वोल्ट आएगा, बट इसकी कैपेसिटी कितनी होगी सेमीकंडक्टर डायोड्स की, 5 to 7 वोल्ट की ही होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी, इतनी ही कैपेसिटी। इसीलिए हम इसको कैसे यूज करते हैं, स्टेप डाउन में यूज करेंगे, स्टेप अप में यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हमें हाई से कहाँ जाना है, लो जाना है। अब यहाँ पे डायोड लगा हुआ है। अब डायोड के हमें पॉइंट्स पता है कि अगर मैं डायोड के पॉइंट को बोलूँ तो ये अपना क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल है, ये इसका क्या होगा, नेगेटिव टर्मिनल हो गया। अब यहां से अपने पास अगर मैं बोलूं तो ये पूरा इस तरीके से करंट का फॉर्मेशन घूमेगा, और ये क्या है, लोड, जिसको हम क्या बोलते हैं, लोड रेजिस्टर। और लोड रेजिस्टर का काम क्या है बेटा, हमें हमारा यहां पे क्या देगा, आउटपुट वोल्टेज देगा। ठीक है, लोड रेजिस्टर पे हमारा आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। और यहाँ पे एक चीज और ध्यान देनी है कि जो हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर है उसमें जो सोर्स फ्रीक्वेंसी होती है या इनपुट फ्रीक्वेंसी होती है, अगर मैं लिखूं यहाँ पे इनपुट फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 50 हर्ट्ज की होगी। बट जैसे ही वो आउटपुट में जाएगा तो क्या उसकी फ्रीक्वेंसी में कोई भी चेंजेस आएंगे, बिल्कुल नहीं, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, सेम एज इट इज ही रहेगी। सो आउटपुट फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी बेटा, सेम ही होगी। ये भी कितना हो गया, 50 हर्ट्ज ही हो गया। ठीक है, अब इसके साथ साथ अगर हम आगे बढ़े तो आउटपुट वोल्टेज ही होगा। अब हमें पता है कि पीएन जंक्शन को हम दो कंडीशन में कनेक्ट कर सकते हैं, एक फॉरवर्ड बायस होता है और एक रिवर्स बायस होता है, क्योंकि हमें पता है कि फॉरवर्ड बायस में करंट मूव करेगा और हमें करंट का मूवमेंट दिखाई देगा, डायरेक्शन भी मिलेगा। लेकिन रिवर्स बायस में पहुंचते पहुंचते जो करंट की वैल्यू बिल्कुल नामात्र के बराबर हो जाती है, उसमें करंट हमें मिलता ही नहीं। सो समझ के यहाँ पे चलना है। अगर मैंने इस पूरे डायग्राम में क्या किया हुआ है, सपोज डायोड को पहले किससे कनेक्ट किया, इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है और नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। तो क्या मैं इसे फॉरवर्ड बायस बोल सकता हूँ? जी हाँ बच्चों, हम इसको फॉरवर्ड बायस बोल सकते हैं, क्योंकि अगर पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ है, नेगेटिव नेगेटिव के साथ है, इस केस में हम क्या बोलेंगे,
फॉरवर्ड बायस बोलेंगे। ठीक है, ये फॉरवर्ड बायस कंडीशन में हो गया। अब इसी के साथ हमें और टर्म्स देखने हैं कि जब ये फॉरवर्ड बायस में कंडीशन होगा तो जैसे ये घूमना स्टार्ट करेगा सो करंट यहां से यहां आएगा, दैट मीन्स पूरा एक रोटेशन करेगा, इस तरीके से करंट आएगा, सर्किट में करंट हमें दिखेगा। सर्किट में करंट हमें तभी दिखेगा जब वो फॉरवर्ड बायस में होगा, क्योंकि रिवर्स बायस में पहुंचते पहुंचते करंट क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। और हम सप्लाई कौन सा दे रहे हैं, एसी वोल्टेज दे रहे हैं। एसी वोल्टेज का जो वेव फॉर्म होता है वो साइनोसॉइडल होता है, लाइक इस तरीके से, ये एक साइकिल पॉजिटिव, ये एक साइकिल नेगेटिव। सो इस साइकिल पे जो भी वर्क होगा, ठीक है, इस साइकिल पे जो भी वर्क होगा वो किसकी वजह से होगा, फॉरवर्ड बायस की वजह से, क्योंकि यहाँ पे करंट है तो हमें हमारे सर्किट में करंट दिखेगा। लेकिन जैसे ही रिवर्स बायस में पहुंचेगा यहाँ पे जो करंट की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, मतलब करंट यहाँ पे हमें मिलेगा ही नहीं। जब वहां पे हमें करंट नहीं मिलेगा तो उस केस में हमें समझ जाना है कि जो रिवर्स बायस की कंडीशन हम यूज कर रहे हैं उसमें हमारे सर्किट में किसी भी प्रकार का करंट दिखाई नहीं दे रहा, तो हमारा जो वेव फॉर्म है ये वाला वेव फॉर्म क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा और हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। मतलब एक साइकिल में से उसने कितना क्या किया, ट्रांसफर किया, हाफ साइकिल ही कन्वर्ट कर पाया, कहाँ पे, पल्सेटिंग एसी टू पल्सेटिंग डीसी वोल्टेज में उसने। और हमें पता है कि जो हमारा डीसी वोल्टेज होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, एक ही डायरेक्शन में होता है, उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होता। लेकिन अल्टरनेटिंग करंट का डायरेक्शन चेंज होता है, एक बार पॉजिटिव साइकिल होता है और एक बार नेगेटिव साइकिल होता है। ठीक है, अब इसके बाद अगर मैं कुछ टर्म्स की बात करूं तो जैसे फिर यहाँ पे क्या होगा, ये रिवर्स बायस कंडीशन में जीरो हुआ, तो क्या मैं अगर इसकी कंडीशन को चेंज करूं बेटा, तो अगर मैं इसकी कंडीशन को चेंज करता हूं तो यहाँ पे मैं इसको क्या करूंगा, इसका जो पॉजिटिव पॉइंट है नेगेटिव से कनेक्ट किया और नेगेटिव पॉइंट पॉजिटिव से, तो क्या ये कंडीशन रिवर्स बायस में हो गया, मतलब फिर से इस केस में हमें रिवर्स बायस में करंट की वैल्यू क्या मिलेगी, जीरो मिलेगी। और जैसे यहाँ पे फॉरवर्ड बायस कंडीशन हो जाएगा तो हमें हमारे सर्किट में क्या होगा, करंट की वैल्यू मिल जाएगी और हमें पता चलेगा कि आधी साइकिल को रेक्टिफाई कर पा रहा है, आधी को रेक्टिफाई नहीं कर पा रहा है। जिसका मतलब हम बोल सकते हैं लाइक यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये डायोड किस में था, फॉरवर्ड बायस में था, और रिवर्स बायस में हमें करंट मिल ही नहीं रहा क्योंकि उस पॉइंट तक सर्किट में पहुंचते पहुंचते खत्म हो जा रहा है। जब वहां पे सर्किट में करंट पहुंचते पहुंचते खत्म हो जा रहा है, मतलब वो किस कनेक्शन में है, रिवर्स कनेक्शन, और करंट कभी रिवर्स कनेक्शन में है तो उसमें करंट हमें दिखाई नहीं देगा। सो सिमिलरली वही प्रोसेस आगे हुआ। तो इसी तरीके से इसने क्या किया, पल्सेटिंग एसी वोल्टेज को किस में कन्वर्ट कर दिया, इसने डीसी में कन्वर्ट कर दिया, जो कि क्या होता है, ओमनी डायरेक्शनल होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। अब इसके साथ साथ अगर मैं बोलूं तो अगर मैं रेगुलर बेसिस पे हाफ वेव रेक्टिफायर यूज करना चाहता हूं तो हमारे पास जितने भी डिवाइसेस होती उन सब की कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इफिशिएंसी होती। हमने ट्रांसफार्मर के टर्म में देखा था कि एक आइडियलिज्म कंडीशन हमने लिया था कि एक आइडियल ट्रांसफार्मर या कोई भी चीज अगर आइडियल है तो उसके अंदर एनर्जी लॉसेस कमियां बिल्कुल नहीं होगी। तो हमारा जो हाफ वेव रेक्टिफायर है, ठीक है, उसकी जो इफिशियंसी है, दैट मीन्स इफिशियंसी उसकी जो है अपने पास, इसको हम ईटा से डिनोट करते हैं, वो कितना है, 40.5%। मतलब जब किसी भी मशीन की या जब किसी भी अप्लायंस की इफिशियंसी इतनी कम हो, मतलब 40% है 100 में से, तो मतलब बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक। होनी कितनी चाहिए थे, 50%, ये तो 50 से भी कम है। मतलब इसकी इफिशियंसी बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है, और इससे लॉसेस भी बहुत सारे होंगे, लाइक पावर लॉस होगा, फिर उसका रिपल फैक्टर मैटर करेगा। रिपल फैक्टर मैं आपको बता देता हूँ बेटा, रिपल फैक्टर मतलब कि कैसे वो पल्सेटिंग एसी वोल्टेज को डीसी में किस वे में कन्वर्ट कर पा रहा है, उसी को क्या बोलते हैं हम, रिपल फैक्टर बोलते हैं। अब उससे भी लॉस होगा, पावर लॉस भी होगा, अब सिस्टम भी लॉस होगा। अब ये सब लॉसेस की वजह से इसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसीलिए हम रेगुलर बेसिस पे क्या करते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर नहीं यूज करते हैं। और इसकी इफिशिएंसी आपको याद रखनी है बेटा, 40.5% है। अब वही अगर मैं बात करूं फुल वेव रेक्टिफायर की तो इसका डबल होता है, इसकी इफिशिएंसी क्या होती है, ज़्यादा होती है। और आइडियल कंडीशन के लिए मतलब हमें पता है कि 100% इफिशिएंट होना चाहिए। 100% इफिशिएंट तो कुछ नहीं होता, 95 to 99 तक हम उसको मान सकते हैं, जो कि उसका लॉसेस क्या होगा हमें बताएगा। ये टर्म सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं हाफ वेव रेक्टिफायर की बात कर रहा हूं तो उसकी इनपुट फ्रीक्वेंसी क्या होगी और
आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या होगी। ठीक है, तो ठीक इसी तरीके से हमें करना है दूसरा टॉपिक, दैट इज आवर फुल वेव रेक्टिफायर। और इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी नोट्स है मैं इस वीडियो के एंड में लिंक आपको गूगल ड्राइव का अपलोड कर दूंगा, वहां से आप पीडीएफ आप इजीली डाउनलोड करके उसको वॉच कर सकते हो, समझ सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज फुल वेव रेक्टिफायर। अब फुल वेव रेक्टिफायर बेसिकली हमारे पास बेटा दो टाइप का होता है। पहला टाइप है अपने पास ये है सेंटर टैप, सेंटर टैप हो गया, और ये होता है ब्रिज रेक्टिफायर। ठीक है, सेंटर टैप में हम जो डायोड्स यूज करते हैं, कितने डायोड्स होते हैं उसमें 2 डायोड होते हैं। और ब्रिज रेक्टिफायर में बेटा हम कितने डायोड्स यूज करते हैं, 4 डायोड यूज करते हैं। जो फुल वेव रेक्टिफायर उससे कहीं ज्यादा एफिशिएंट क्या होता है, ब्रिज रेक्टिफायर होता है। बट हमें बेसिकली क्या पढ़ना है, जो इजीली कन्वीनियंट एफिशिएंट होगा वो क्या होगा हमारे पास, फुल वेव रेक्टिफायर होगा। अब फुल वेव रेक्टिफायर का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो हमें इजीली समझना है कि कैसे फॉरवर्ड बायस में करंट का फ्लो होगा, कैसे रिवर्स बायस में करंट का फ्लो होगा, उन सारे टर्म्स को हमें समझना है और इजी वे में इस पूरे कॉन्सेप्ट को क्या करना है, क्लियर आउट करना है। ओके, हमारे पास है फॉरवर्ड बायस का कंडीशन, सॉरी हमारे पास सेंटर टैप रेक्टिफायर है। मैंने बताया सेंटर टैप का मतलब होता है जिसमें 2 डायोड्स हो, पहला डायोड यहाँ पे, दूसरा डायोड यहाँ पे। अगर मैं बोलूं इस पूरे कनेक्शन में कुछ भी अलग चीजें नहीं, बस एक ही चीजें चेंज है, हमने इसमें क्या किया, एक एक्स्ट्रा डायोड यूज किया। सप्लाई वोल्टेज सेम रहेगा बेटा, 220 वोल्ट का ही रहेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं रहेंगी, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज ही रहेगी। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट टर्म आता है कि सर आपने बताया कि हाफ वेव रेक्टिफायर में फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है, इनपुट भी और आउटपुट भी। सो फुल वेव में क्या होगा, सो फुल वेव में ये होता है बेटा कि जो आउटपुट वोल्टेज होता है, जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी होती है वो इसका डबल होता है, इसकी दुगना होती है। दैट मीन्स हमारे पास कितना है, 50 हर्ट्ज है, तो हमें आउटपुट कितना मिलेगा, 100 हर्ट्ज मिलेगा। ठीक है, ये उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई। ठीक है, ये याद रखना है। अब हम इस पूरे कंडीशन को समझते हैं कि हमारे पास डायोड है। लाइक अगर मैं बोलूँ डायोड का ये पी पॉइंट, ये क्या हो गया, एन पॉइंट हो गया, पॉजिटिव और नेगेटिव। सो ये पी और ये नेगेटिव एन, सो यहाँ पे ये क्या हो गया, नेगेटिव, ये क्या हो गया, पॉजिटिव। अब इस कंडीशन में मैं बोलूँ कि यहाँ पे हमें देख के ही पता चल रहा है कि पी पी पॉजिटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव और नेगेटिव, तो मतलब ये वाला जो डायोड है हमारा फॉरवर्ड बायस कंडीशन में, लाइक पहले केस में हम इसको क्या मान के चल रहे हैं, फॉरवर्ड बायस कंडीशन में है। जो करंट का फ्लो हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, हमेशा देखो इस साइड से आगे साइड से कहाँ जा रहा है, लेफ्ट से राइट जा रहा है, फिर लेफ्ट साइड जा रहा है, मतलब ये इस तरीके का पूरा पोर्शन को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तो अब जैसे ही इसमें करंट फ्लो होगा तो हमें करंट का डायरेक्शन दिखेगा, और आरएल का मतलब मैंने आपको बताया कि जो कि क्या है, लोड रेजिस्टर है, जो हमारे आउटपुट वोल्टेज को क्या करेगा, मेजर करके बताएगा। ओके, अब जब ये आगे की तरफ मूव करेगा बेटा, तो हमें यहाँ पे समझना है कि करंट तो मूव करके आ रहा है, लोड रेजिस्टर पे हमारी वैल्यूज भी आएंगी। सिमिलर वही जो आगे प्रोसेस आएगा डायोड 2 में, लेकिन डायोड 2 में जो करंट होगा उल्टा फ्लो हो रहा है, उल्टा फ्लो रिवर्स में जा रहा है, जिसमें करंट हमें दिखाई नहीं दे रहा है। जब इस पूरे के पूरे पोजीशन में करंट दिखाई नहीं देगा तो क्या मैं बोल सकता हूँ हमारा जो टर्म है, लाइक हमारा जो ग्राफ है, इस तरीके का साइनोसॉइडल ग्राफ है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये डायोड 1 की वजह से क्या हो रहा है, पॉजिटिव साइकिल क्रिएट कर रहा है, मतलब उसमें करंट है, हमें देखने को मिला है। लेकिन जैसे ही डायोड 2 में जा रहा है तो डायोड 2 क्या है, नेगेटिव में है, लाइक इसमें हमें करंट नहीं दिखाई दे रहा है। मतलब एक बार डायोड 1 को मैंने फॉरवर्ड में किया तो मुझे एक साइकिल हाफ साइकिल कंप्लीट हुई, लेकिन डायोड 2 क्या था, रिवर्स में होने की वजह से उसमें करंट की वैल्यू क्या होगी, बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, जो कि 0 होगी। अब ये केस को मैं क्या करता हूं बेटा, रिवर्स करता हूं। अब इस केस में मैं क्या करता हूं, पॉइंट्स को चेंज करता हूं। इस साइड मैंने इसको क्या किया, नेगेटिव कर दिया, इसको क्या कर दिया, पॉजिटिव, इसको मैंने क्या कर दिया, पॉजिटिव, ये क्या हो गया, नेगेटिव। मतलब अब मैंने डायोड 1 को क्या कर दिया, रिवर्स बायस में कर दिया, और डायोड 2 को क्या कर दिया, फॉरवर्ड बायस में कर दिया। तो हमें पता है कि जब रिवर्स बायस में जाएगा तो करंट हमें बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। लेकिन जैसे ही वो फॉरवर्ड बायस में आएगा सो करंट की वैल्यू हमें मिलेगी। मतलब एक बार डायोड 1 फॉरवर्ड बायस में जाएगा तो करंट मिलेगा,
एक बार डायोड 2 फॉरवर्ड बायस में जाएगा तो करंट मिलेगा, मतलब अल्टरनेट होंगे। डायोड 1 फॉरवर्ड में है तो डायोड 2 क्या हो जाएगा, रिवर्स में। डायोड 2 फॉरवर्ड में है तो डायोड 1 क्या हो जाएगा, रिवर्स में। क्लियर हुआ इतना। अब इसके वेव फॉर्म को अगर हम देखेंगे तो यहां पे देखो बेटा, सिंपल सी बात है कि तो डायोड 1 क्या कर रहा है, पहला टर्म क्रिएट कर रहा है, ये फॉरवर्ड बायस में मैं इसको बोल सकता हूं, ये हो गया अपने पास फॉरवर्ड बायस। अब ये काम कौन कर रहा है, डायोड 2, दैट मींस ये भी फॉरवर्ड बायस में कनेक्टेड है, फिर ये भी फॉरवर्ड बायस में कनेक्टेड, मतलब एक बार फॉरवर्ड बायस का काम हो रहा है, एक बार रिवर्स बायस का काम हो रहा है, और रिवर्स बायस में करंट हमें दिखेगा नहीं, हम इसकी वैल्यू क्या मानना है, 0 मान के चलनी है। अब यहाँ पे जो डायरेक्शन देखो, बायसिंग कंडीशन चेंज करने की वजह से करंट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, करंट अलग डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं। करंट का जो डायरेक्शन था वही है, चाहे मैं डायोड 1 को फॉरवर्ड में रखूं, चाहे डायोड 2 को फॉरवर्ड में रखूं, सो करंट का जो डायरेक्शन वही रहेगा, उसमें किसी भी प्रकार का चेंज बिल्कुल भी नहीं आएगा। लाइक यहां से देखेंगे तो डायरेक्शन हमारा इस तरीके से, यहां पे भी देखेंगे तो डायरेक्शन क्या हुआ, इस तरीके से, मतलब दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। अगर देखा जाए तो राइट से लेफ्ट, राइट से लेफ्ट, मतलब उसमें किसी भी प्रकार का चेंजेस हो नहीं रहा है। अब यहाँ पे देखो जो आउटपुट वोल्टेज है इस तरीके से है, अब यहाँ पे है। अब यहाँ पे हमें इसको और ज़्यादा रेक्टिफिकेशन के लिए फिल्टर सर्किट ये सब लगा करके क्या करना, एकदम क्लीन एंड क्रिस्टल हमें क्या चाहिए होगा, डीसी करंट चाहिए होता, जो कि इस टॉपिक में उतना ज़्यादा हमें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, करेंटली इतना ही समझना है कि क्या टर्म्स हो सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया फ्रीक्वेंसी इतनी होने वाली, सो इसकी इफिशियंसी क्या हो जाएगी, इसकी इफिशियंसी होगी बेटा ईटा इक्वल्स टू, मैंने क्या बोला था वहाँ पे डबल होगी, वहाँ पे कितना था 41.5, सॉरी 40 पॉइंट क्या था 5 था, 40.5 था, लिए उसका क्या हो जाएगा डबल, दैट मीन्स ईटा क्या हो जाएगा अपने पास 81%, मतलब जो फुल वेव रेक्टिफायर है वो हाफ वेव रेक्टिफायर से कहीं ज़्यादा एफिशिएंट है, इसीलिए हम रेगुलर पर्पस के लिए क्या यूज़ करेंगे, फुल वेव रेक्टिफायर यूज़ करेंगे इंस्टेड ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। उसका एफिशिएंट भी ज़्यादा है, उसकी एफिशिएंसी भी अच्छी है, एनर्जी लॉसेस भी हाफ वेव की कंपैरिजन में क्या है, कम है। दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू यूज फुल वेव रेक्टिफायर फॉर द कन्वर्जन ऑफ AC टू DC। सो आज का हमारा ये जो कॉन्सेप्चुअल वीडियो था यहीं पे ख़त्म होता है, और आज आई होप आपको इस टॉपिक से जो भी टर्म्स होंगे क्लियर हो गए होंगे, जो भी डाउट्स आप कमेंट करें, और ताकि हमें आपका सपोर्ट मिले और हम ऐसे वीडियोस रेगुलर बेसिस पे अपलोड करते रहे। और कल हमारा आखिरी दिन होगा, और 21 डेज़ की इस जर्नी में मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत सारे बच्चों से मैंने इंटरेक्ट किया, और बहुत सारी चीज़ें मैंने बच्चों को बताई, समझाई, उनके डाउट्स भी मुझे क्या हुआ क्लियर हुआ, और होप करता हूँ ऐसा कि आगे भी आपके साथ हमेशा बना रहूँगा। तब तक के लिए बाय बाय।